नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जैसा हमने मंथन में 2 दिन पूर्व आशंका जताई थी कि ये अग्निपथ स्कीम सरकार, सेना और नौजवानों के लिए अग्निपथ साबित हो सकती है। योजना पर युवाओं ने ही सवाल उठा दिए हैं जिनके लिए ये योजना तैयार की गई है। दुर्भाग्य, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों नौजवान सड़क पर आ गए, ट्रेनों में आग लगा दी, पथराव किया, बवाल किया और जबरदस्त आक्रोश, रोड भी जगह जगह ब्लॉक कर दिया। नौजवानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष ने पूरी योजना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ओवैसी जैसे नेताओं ने तो इसे देश हित में ना होना बताया है। कुल मिलाकर युवाओं को अपना भविष्य ही अग्निपथ जैसा नजर आ रहा है। आज इसी पर मंथन, भविष्य का अग्निपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। भविष्य का अग्निपथ। ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में आज सुबह से आगजनी हुई, पथराव हुआ, नाकाबंदी करके नौजवान सड़कों पर आ गए। उनको साफ तौर पर इन नौजवानों ने कहा कि उन्हें किसी भी दशा में जो सेना में भर्ती के लिए जो 4 साल अग्निपथ स्कीम है वो कतई मंजूर नहीं है और ना ही उन्हें अग्निवीर बनना मंजूर है। वो चाहते हैं कि फुल टाइम पहले की तरह ही उनका रिक्रूटमेंट हो, उन्हें उनकी भर्तियां हों और उन्हें एक पूर्ण सैनिक का दर्जा मिलना चाहिए। जगह जगह टायर जलाकर हंगामा किया, रास्ते रोक दिए, बवाल किया। पूरे देश में बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर इलाकों में ज़बरदस्त आगजनी हुई, ट्रेनों को जला दिया गया, गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। इस तरह तमाम जगह। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान हैं वो दंड और बैठक मार रहे हैं। दंड मार रहे हैं कि भाई हमने किस तरीके से, इसे पुशअप कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हम लोग जिन इलाकों से आते हैं, गांवों से, वहीं के नौजवान सेना में जाते हैं, इसे दंड और बैठक कहते हैं। दंड पेल रहे हैं इसको। तो ये एक तरीके से विरोध प्रदर्शन है, एक विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है। उन्होंने ये बता दिया कि भाई अगर आप हमारे लिए हमें पूर्ण सैनिक का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें ये मंजूर नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता आज ये कहते देखे गए कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, नौजवानों को भड़का रहा है। अब पता नहीं विपक्ष ने कौन सी योजना बना दी कि वो विपक्ष के कहने पर सरकार ये स्कीम ले आई और युवा भड़क गए। हम इन युवाओं से के न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप जो ट्रेनें जला रहे हैं, जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी संपत्ति हो, वह आपकी है, आपकी देश की है, आपके अपने भाइयों की है। वो किसी नेता के जेब से जाने वाला पैसा नहीं है। कृपया सरकारी संपत्ति को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराएं। अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कहीं भी सुरक्षा बलों पर हमले मत करें, कहीं भी ट्रेनों को मत जलाएं, बसों को मत जलाएं। और लूटपाट की भी खबरें हैं कि कुछ स्टेशनों पर सामान भी लूटा गया है। ये कलंक अपने माथे पर ना लगने दें। आप खुददार हैं, आप खुददार हैं। आप मेहनत से कमाना चाहते हैं, सेना में जाके दिन रात आप मेहनत करके सेना में जाना चाहते हैं। किसी खुददार नौजवान से ये उम्मीद नहीं है। भारत का नौजवान बहुत खुददार है और ये इस तरह की ऊंची हरकतें अगर जिन लोगों ने की हैं तो मुझे लगता है ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। लूटपाट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की ये अपराध है और ये कलंक भी है आप जैसे नौजवानों के माथे पर। मैं देश की सरकार से भी अपील करूंगा कि युवाओं को कम से कम वो स्पष्ट करें। अब तक सरकारी तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तमाम लोग, जो तमाम प्रवक्ता वक्ता ये बात कह रहे हैं भाई स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन स्कीम में क्या क्या अच्छा है वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक बात बता रहे हैं कि हमारी सेना नौजवान हो जाएगी। जो अभी एवरेज जो एज है वो 32 साल है, सेना में वो 26 हो जाएगी। इसके अलावा और कोई फायदे नहीं जता रहे। वो कह रहे भाई सिविल सोसाइटी को बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा?
पहले उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जो सेना में जा रहे हैं, फिर वो सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, चिंता करेंगे। लेकिन अगर वो असंतुष्ट रहेंगे तो मुझे लगता है क्या वो सिविल सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो क्या कर पाएंगे, क्या सोच पाएंगे। अलग अलग शहरों में तमाम प्रदर्शन हुए, वो तस्वीरें देखिए किन किन शहरों में किस तरीके के प्रदर्शन हुए। इसमें तमाम जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। बिहार का जो आरा की तस्वीर आपको दिख रही है, आरा है, मुंगेर है, नवादा है, छपरा है, जहानाबाद है, पूरे बिहार में जगह जगह आगजनी, पथराव, ट्रेनों पर पथराव, बवाल हुआ। ये आग की तस्वीरें हैं, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यालय में एक जगह आग भी लगा दी गई, ट्रेन में आग लगा दी गई। आक्रोश जबरदस्त है। हरियाणा, दिल्ली का बॉर्डर, दिल्ली, तमाम जगह इस तरह की ये इसमें अभी गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की तस्वीर नहीं है। गोपालगंज में ट्रेन में आग लगा दी गई। कुछ और तस्वीरें अगर हो तो वो भी दिखाई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जिसमें आक्रोशित युवाओं ने इसमें आग लगा दी। ये मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए आंदोलन में कोई जगह है। ये बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये कलंकित करता है युवाओं के उस आंदोलन को जो अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं और तमाम जगह पूरे देश में ये बवाल हुआ है। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को जला दिया गया, ट्रेनें जला दी गई। बहुत सारा दिन भर देश भर की पुलिस इस पे जूझती रही, सुरक्षा बल जूझते रहे। नौजवानों का आक्रोश फट पड़ा, यूं कहिए फट पड़ा। 2 दिन पूर्व जब ये स्कीम आई थी उस दिन हमने इसी कार्यक्रम में इसी वक्त मंथन में कहा था कि ये अग्निपथ होगा सेना के लिए, अग्निपथ होगा उन नौजवानों के लिए, अग्निपथ होगा सरकार के लिए। निश्चित तौर पर उस वक्त बहुत सारे मीडिया के लोग केवल और केवल एक पक्ष को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कम से कम अगर हम जिम्मेदार मीडिया हैं तो हम बता दें कि भाई ये भविष्य किस तरीके से, ये जो हमारा युवा है किस ओर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, किस तरीके के। चूँकि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भांप लेते हैं, नाप लेते हैं। शासन और सत्ता में बैठे लोग एक चश्मे से देखते हैं। तो ये इस तरीके के दृश्य की आशंका थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोई भी एक सामान्य आदमी भी इस बात को भांप सकता था कि इस तरीके के दृश्य पेश आएंगे, इस तरीके के दृश्य जरूर नजर आएंगे, क्योंकि स्कीम ही ऐसी है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बार तस्वीर देख लेते हैं कि भाई ये सैलरी स्लिप जरा वो दिखाई जाए कि जो प्लान किया गया है कि भाई ये सैलरी मिलेगी, उसको लेकर ही बड़ा आक्रोश है, बहुत वायरल हो रही सोशल मीडिया में। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी पहले वर्ष जब 4 साल की भर्ती में शामिल होंगे और अग्निवीर कहलाएंगे तो इनके हाथ में मात्र 21,000 रुपये आएगा। 9,000 रुपया इनका फंड के रूप में जाएगा, 9,000 सरकार देगी, 18,000 होगा जो इनके रिटायरमेंट पर 11,57,000 के रूप में ये आखिरी में मिलेगा। इसी तरीके से ब्रेकअप है कि दूसरे साल इनको कितना पैसा मिलेगा, तीसरे साल उनको कितना पैसा मिलेगा और चौथे साल जब उनको बाहर किया जाएगा तब कितना पैसा मिलेगा। हालांकि 25%, ये बात थोड़ा सा अभी बहुत लोगों के समझ में नहीं आई है। 25% जवानों को रिटेन भी करेगी सेना, केवल 75% को यहाँ से रिटायर किया जाएगा। ये तमाम सारी तस्वीरें, तमाम सारी जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं। अब जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, जो भड़के हैं, जिन्होंने आगजनी की, बवाल किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ठीक नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वो नौजवान हाथ में बैनर, पोस्टर, डंडा, झंडा और तमाम चीज़ें लेकर वो मैदान में है। तरह तरह की बातें उनके दिमाग में, उनके जहन में है। ऐसा लग रहा है कि उनका सब कुछ लुट गया। ऐसा लग रहा है कि 3 साल से वो लगातार तैयारी कर रहे थे, 2 साल से सेना की भर्तियां ही नहीं हुई हैं। तो कुल मिला के ये जो दृश्य परिदृश्य देख रहा, ये अच्छी तस्वीरें नहीं है। नौजवानों का भी आक्रोश जरा सुनिए। लागू हुआ है, डिमांड है सरकार से, जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है। मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? 4 यहाँ पर आकर आतंकवादी ना बनेगा। मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन वगैरह आएगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी ना पकड़ाएगा। पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हाँ, अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है।
हमारा सर मुख्य मुद्दा है, ये मुख्य मुद्दा है कि टीओडी वापस करें और जो हमारा आर्मी एग्जाम सी पेंडिंग है वो कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए। युवा का यही मांग है, टीओडी वापस किया जाए और सी एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और हम लोग का 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है, कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है, बार बार कैंसिल किया जा रहा है। और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी, केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लगना चाहिए। टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है। हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और बार बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है, कोरोना है। आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद कोई रक्षा मंत्री जी, हमारे राजनाथ जी हैं, जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन तो। जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। ये टीओडी के खिलाफ है। इन्होंने बच्चों का एग्जाम रोक दिया। हम 4-4 साल से भाग रहे हैं यहाँ पे। हमारे इतने जूते फटेंगे कि घर वाले अब जूते मार रहे सिर पे। क्या करें हम 4 साल जाके फौज में, आप बताओ। राहुल गांधी था, इससे बढ़िया तो हमारा पप्पू था। साल भर में 2 भर्तियां निकालता था वो। ये मोदी ऐसी है, क्या करें हम मोदी का। सबसे ज्यादा युवा करता था सपोर्ट मोदी को, अब करेंगे हम सपोर्ट। दिया जा रहा दबा के। भाई टीओडी लगाओ ना, पुलिस वालों की लगाओ टीओडी, जो बैठ रखे हैं हर जगह। विधायक की लगाओ, नेताओं की लगाओ। टीओडी बंद होगा, टीओडी कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल भर्ती होगी। और पहली मांग तो ये, दूसरी मांग है भाई एज एक्सटेंड होगी, 1.5-2 साल एज एक्सटेंड होगी। और तीसरी मांग ये है, जिनका भी रिलेशन वालों का पेपर रुका है वो पेपर दोबारा होगा, उनका पेपर होगा और उनको भर्ती किया जाएगा वादे मुताबिक। वरना भैया आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, फांसी लगा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर क्यों रोका गया। दूसरी बात, भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के बाद हम 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे। 17 साल का भर्ती अगर लड़का होता है 21 साल में वापस आता है, 4 साल में वो क्या करेगा। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं है ऐसे पता। और कह रहे हैं कि हम वो देंगे, क्या देंगे उसके बाद क्या करेंगे। अगर लगाना है तो सब पे लगाइए। पुलिस की कर रखी है जीडी की 25 साल, क्यों पुलिस वाला क्या कर रहा है बैठ के, कुछ भी नहीं करता हो। ठीक है, नेता 5 साल बैठा है, एनसीसी वाला 3 साल एनसीसी करके आ रहा है, 4थे साल फौज में आएगा। और दूसरा नेता 5 साल बैठा है, उसके बाद उसको पूरी सुरक्षा है। अगर एक गाड़ी नेता की निकलती है तो सारा लोग हो जाता है। हमारे लिए क्या कह रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी करो, 4 साल बाद तुम आ जाओ। हमें 2 साल फ्री करने देश के लिए फ्री कर लेंगे। अगर हमें पेंशन भी चाहिए, फिर 15 साल की नौकरी चाहिए। हम 15 साल तक नौकरी करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर सरकार ये बोल रही है हमारे पास बजट नहीं है, तो हम पूरे लड़के देश के, यहाँ के नहीं बोल रहा, पूरे देश के लिए बोल रहा, 2 साल हम फ्री सेवा करेंगे देश की। कोई पैसा नहीं, सिर्फ देश हमें, सरकार हमें खाना दे, रहने की जगह दे। हम 2 साल। बहुत ही पीड़ादायक बातें। और नौजवानों से हम अपील करेंगे कि भाई इस तरीके की बातें आप लोग मत करिए। बहुत कष्ट होता है। ये पता नहीं किस संघर्ष से ये लोग 4-4 साल 5-5 साल दौड़ रहे थे। एक नौजवान को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जूते फट गए हैं, अब घर वाले जूते मार रहे हैं। बहुत पीड़ा है। फांसी लगाने की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की बात कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसी बातें, मत कीजिए। बहुत पीड़ा होती है। एक बहुत मुश्किल से एक नौजवान का निर्माण होता है और आप अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। इस तरह की बातों का बिल्कुल, ये बहादुर जो नौजवान है, जो आप हिम्मत रखते हैं कि आप सेना में जाएंगे, ये इस तरीके की बातें बिल्कुल मत कीजिए। इसे फांसी लगाना, आत्महत्या करना, इसे कायरता कहते हैं। लड़िए, आप अपने हक के लिए लड़िए, मांगे लड़िए। सरकार आपकी है, आपकी बात सुनेगी सरकार, लेकिन बहुत पीड़ादायक है। अब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वो
जब ये 4 साल के बाद ये अग्निवीर आएंगे तो उनको एकोमोडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में और अन्य जो सेवाओं में इनको वरीयता देंगे और इनको सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी और पक्की वाली नौकरी मिलेगी और इनको हम पूरी तरीके से सम्मान देंगे। और योगी जी ताकीद कर रहे हैं कि विपक्ष या कुछ लोगों के बहकावे में मत आएं। इसी तरह मायावती ने ट्वीट किया है और इस पूरी योजना को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई ये नई भर्ती योजना युवाओं को अगर नहीं सूट कर रही तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। तमाम प्रतिक्रियाएं ये हैं, उनको सुनिए। जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उन सबको जो है सेना में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये योजना लॉन्च की है, मैं सभी नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, मुझे पता है जो केवल सेना में किसी उस विशेष प्रयोजन के लिए नहीं जाते हैं, सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना। और चूंकि वैश्विक जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, वैश्विक जिस प्रकार का व्याप्त संकट है, उस संकट में से सबसे अच्छा जो रास्ता हो सकता है उस रास्ते को निकालने का प्रयास हो रहा है। हमको चूंकि एक योजना आई है, उस योजना को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसा भी है कि इसमें 20% लोग रह जाएंगे, उनको जो है वहीं पर आगे की भी सेवा मिलेगी। जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, मैं मांग करता हूं कि सरकार अग्निपथ भर्ती परियोजना को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा, जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उस देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एडहॉक रूप में ये 4 साल के लिए पहला साल तो ट्रेनिंग में जाएगा, तो ना तो देश की सुरक्षा के हित में, ना राष्ट्र हित में है, ना ही उन युवाओं की के भविष्य के हित में, जो युवाओं, और ये ना सिर्फ उनके भविष्य के अहित में है, लेकिन उनकी जो पवित्र राष्ट्र के लिए समर्पण और संकल्प लेने की जो भावनाएं हैं, उनका अपमान मैं इसको मानता हूं। 4 साल के बाद वो अपना भविष्य खोजेंगे, तो ना देश हित में, ना देश की सुरक्षा के हित में, ना युवाओं के उनके भविष्य के हित में। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप राजनीति करें, हर विषय पे करें, लेकिन फौज पे कम से कम राजनीति ना करें, फौज पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। भविष्य का अग्निपथ, बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल इन युवाओं ने खड़े कर दिए और ऐसी बातें कर रहे हैं, इनकी बातें सुनकर कलेजा फट रहा है। क्या जवाब है? आज मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि इस योजना को कई दिन हो गए लॉन्च किए हुए, इसकी जरा 4-5 अच्छाइयां बता दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि इसका जो बेहतर पक्ष है, अच्छा पक्ष नहीं रखा जा रहा है, तो आप रखिए उसको। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए था देश के युवाओं को कि भाई आपके भले की चीज़ है, हम भी चाहते हैं युवाओं का भला हो। उन्हीं के सांसद वरुण गांधी लगातार सेना भर्ती को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। आज भी वरुण गांधी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि ये जो अग्निपथ है, अग्निवीर योजना है, ये मुफीद नहीं है, ये युवा इसे स्वीकार नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई जिसके लिए बनाई गई अगर वही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो योजना का क्या मतलब। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत आपका। डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में कर्नल डीएस रावत साहब, आरडीएस रावत साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे देहरादून से। पीसी थपलियाल डिफेंस एक्सपर्ट हैं और सेना में सेवा भी की है, मुझे जहां तक जानकारी है। थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल सब्जवारी साहब हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। और प्रिंस जायसवाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रिंस जायसवाल आज पूरे दिन इस पूरे घटनाक्रम और हंगामे के बीच रहे। पहली जो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, युवाओं के अंदर क्या आक्रोश था, वो तो हमने दिखाया। प्रिंस ने बड़े करीब से उन युवाओं से बात करी। प्रिंस, उन युवाओं के मन में क्या है, वो अपने भविष्य को लेकर किस तरीके से सशंकित हैं, क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से आज युवाओं ने, बिहार हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, वो हरियाणा का आग जो है पूरे भारत में जो है फैल चुकी है। हरियाणा का एक मामला मैं आपको बताना चाहूंगा। हरियाणा के रोहतक जिले में सेना भर्ती की नई अग्निपथ से जुड़ी आहत से होकर एक युवक ने
फांसी का फंदा लगा लिया। महज आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेना भर्ती के मामले को आज युवाओं ने जिस तरीके से आक्रोश दिखाया सभी रेल को रोक करके, यानी देश के अंदर ऐसा क्या भूचाल आ गया जो युवाओं को रेल के सामने खड़ा होना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने आग के हवाले कर दिया रेल को। हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें क्षतिग्रस्त तो खैर किसी व्यक्ति को नहीं हुई, महज सरकार को जरूर हुई है रेल में। जिस तरीके से मैं आपको बता, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आरा, बक्सर, सिवान, छपरा यानी तमाम ये वो जगह थी जहां पे आगजनी की घटना सामने आई। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के नागरोई रेलवे स्टेशन पे भी एक दृश्य सामने आया जिसे झकझोर कर रख दिया। सुबह 8 बजे सभी युवा जो सेना भर्ती को लेकर वो तैयारी कर रहे थे, उनके जोश थे कि आज हम कहीं ना कहीं भारत माता की जो है सेवा करेंगे। युवा ये भी कह रहे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त का सिर्फ हमें खाना चाहिए, हमें रहने के लिए मकान चाहिए, सिर्फ माँ भवानी, माँ धरती की हम सेवा करना चाहते हैं। माँ सरकार आज कहाँ है जो युवाओं को नहीं सुन रही है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है प्रिंस। तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए कि बहुत सारे एक युवा को हम सुन रहे थे ये कहते हुए कि ठीक है आप 4 साल की बात कर रहे हो, साल 2 साल तनख्वाह मत दो, खाना दे दो, हम सेवा करेंगे, लेकिन नौकरी पूरी वाली चाहिए। क्योंकि उनका ये तर्क है कि इससे वो देश के प्रति जो वो डेडिकेशन होता है, भावना होती, वो नहीं बन पाती। लेकिन सरकार और जो सरकार के प्रवक्ता और सेना ने भी आज एक वीडियो जारी करके कहा है कि इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, धैर्य से इसको समझने की कोशिश करें। पीसी थपलियाल साहब जुड़ गए हैं, एक ऐसी भूमि से आते हैं जो वीरों की भूमि कही जाती है उत्तराखंड, और सर्वाधिक सैनिक उत्तराखंड से जाते हैं फौज में। एक से एक वीर महावीर उत्तराखंड ने दिए हैं इस देश को। थपलियाल साहब डिफेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और इसी भूमि से आते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। थपलियाल साहब, ये जो पूरा अग्निवीर और अग्निपथ की जो स्कीम है, ये क्यों, इस पर क्यों लोग नाराज हो रहे हैं? सरकार कह रही है तो बहुत अच्छी स्कीम है, ये तो एक तरीके से गेम चेंजर है। सेना के अंदर जो एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, जो 21वीं सदी, 22वीं सदी, 34वीं सदी की जो सेना बनाने हो जा रहे हैं, कम से कम वो सेना का जो एक जिस तरीके की वाइब्रेंट सेना होगी वो इससे पूरा हो जाएगा। फिर विरोध किस बात का? नहीं, देखिए 4 साल की में सर्विस के दौरान में जवानों को रखकर वाइब्रेंट सेना नहीं बन सकती है। वैसे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कई साहसिक कदम रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी से लेकर और देशबंदी और कृषि कानून, और कई ऐसे थे जो बहुत ही बोल्ड स्टेप उन्होंने लिए, और केवल कृषि कानून के सिवाय बाकी सब में वो सफल हुए। ये मेरे को लगता है उनके सबसे आखिरी साहसिक कदम है ये, जिसको जो अगर हम ये कहते भी है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हो सकता है हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में ये महत्वपूर्ण बिंदु हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट फौज ऑलरेडी है डिफेंस, उनको क्या महसूस हो रहा होगा? यानी जो लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं, सीमाओं में इस समय तैनात हैं, उस बर्फीले पहाड़ों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, उनको कैसे लग रहा होगा जब एक नए वीर मतलब आ रहे हैं देश की सेना में, नए वीर। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने अधिकारियों में शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल साइड में अधिकारी लिए और महिलाओं को लिया। महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में गई कि साहब हमें शॉर्ट सर्विस करके बाहर मत फेंको। हाँ, इस बार तो एनडीए में भी महिलाएं गई हैं। एनडीए मुझे लगता कि पहले बैच का एग्जाम हुआ है, इस बार वो गई हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन करके नहीं गई हैं। ना सीधी गई हैं, वो सीधी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिलाओं को भी यहाँ पे पूरा हक दिया जाए पूरी सर्विस करने का। और आज जो अचानक ऐसा टर्न आना कि ये 4 साल एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तुम सैनिकों को अग्निवीर के नाम पे रख रहे हो, तो ये सवाल खड़ा करता है कि कैसे वीर? क्योंकि हम लोग जब भी हमने सेना में काम किया, हम तो शांतिवीर कहलाते थे। हम श्रीलंका में शांति दूत बन के गए,
हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया, हमने वहां शांति वीरों की तरह काम किया, अग्निवीरों की तरह हमने कभी काम नहीं किया। आज ये अग्निवीर शब्द कैसे पैदा हुआ है, ये सवाल, इसका जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे कि आखिर नामकरण करने का क्या जरूरत थी, करो फौज में भर्ती। थपलियाल साहब मान लेते हैं उनकी पसंद का नाम होगा अग्निपथ, अग्निवीर मान लेते हैं, इसमें मत इतराज करिए, लेकिन जो 4 साल का मसला है, नाम अग्निवीर है, अग्निपथ योजना है और आगजनी पूरे देश में हो रही है। सर आदित्य पंकज त्यागी के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। थपलियाल साहब आएंगे आपके पास, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे। त्यागी जी, ये अचानक ये देश भर में क्यों ऐसा हो रहा है, युवा इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? कुछ इसकी अच्छाइयाँ बताइए। हम तो चाह रहे हैं कि कोई हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताओ युवाओं को। नहीं कोई कह रहा फांसी लगा लेंगे, कोई कह रहा कुछ कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ी असहज स्थिति है और बड़ी भयानक स्थिति है। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहूंगा कि हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को शांति बरतनी चाहिए और इस योजना को समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और आगजनी या आत्महत्या करने से इन चीजों का हल नहीं निकलता, ये चीज गलत है और शांति से ही इनका कोई भी चीज का जो तरीका है वो शांति है, अशांति नहीं है। देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि ग्रेजुएशन की डिग्री के बराबर इनकी डिग्री होगी, ये कितना बड़ा फायदा है। जिस उम्र में बच्चा थपलियाल जी त्यागी जी को जरा अपनी बात कह लेने दीजिए। मैंने इनसे निवेदन किया कि बहुत सारी अच्छाइयां ये बता दें, तो मुझे लगता है जो युवा हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, कम से कम थोड़ी ठंडक पहुंच जाएगी उनको। प्लीज अनुरोध है मेरा, जरा सुन लीजिए इनको। होगी और हिंदुस्तान में भी मान्य होगी। दूसरा, जब ये बच्चा, हमारे भाई फौजी भाई निकल के आएंगे 4 साल बाद, तो इनको गृह मंत्रालय इनकी मदद करेगा नौकरी के लिए। और अगर कोई भाई आगे जाना चाहता है तो वो जाए। देखिए, ये एक बहुत सुंदर मौका है देशभक्ति का, देश के लिए लड़ने मरने का। और जो हालात इस समय चल रहे हैं हमारे चारों ओर, उस चीज को देखते हुए हमारे देश में इतने फौजी भाई हैं जिनको मैं शत नमन करता हूं, और उनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। तो जितने हमारे युवा भाई भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा सुरक्षित होंगे। दूसरी बात, देखिए, 26 साल की उम्र में जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है उस समय तक वो कुछ कमा नहीं पाता है। वो बच्चा जो भी अपनी सैलरी लेगा या उसको जो मिलेगा वो उसको आगे जो फ्यूचर में उसके काम आएगा। वैसे भी ग्रेजुएशन में इतना टाइम लगता है। आज 17 साल की उम्र में आप चले जाएंगे तो 26 साल तक आप बहुत अपने आप में मजबूत होंगे, स्थायी होंगे और देश के लिए एक स्तंभ का कार्य। मैं तो कहता हूं पंकज त्यागी जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, अगर उनके घर में एक भी उनका नाती पोता बच्चा भतीजा भांजा कोई भी हो, ये देश के कम से कम 10 बड़े नेता 20 बड़े नेता ऐलान कर दें कि हम अपने घर के बच्चे को अग्निवीर बनाएंगे, उसका भविष्य, मुझे लगता है उसके बाद शायद ही कोई आवाज इस देश में उठे। एक ब्रेक के लिए इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद इस सवाल का भी जवाब लेंगे और बिलाल सब्जवारी से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये मसला कहां उलझ गया। क्या ये जो अग्निवीर बनाने की योजना है ये क्या सही तरीके से बता नहीं पाए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग? एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है।
देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अग्निबात, अग्निबात। भविष्य का अग्निपथ। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम सारे फायदे, अच्छाइयाँ बताने की कोशिश की थी बीजेपी के प्रवक्ता पंकज त्यागी ने। सेना ने भी एक वीडियो जारी करके कुछ अच्छाइयाँ बताई हैं। युवा अगर उन्हें देखें, उनको गहराई से देखें। मेरा निवेदन है कि भारत के युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इस तरीके की कदम उठा रहे हैं, खतरनाक, घातक, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, वो कृपया बिल्कुल इस तरह कदम ना उठाएं। ये देश आपका है, ये सरकार आपकी है, हम सब आपके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम सब खड़े होंगे आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये कुछ अच्छाइयाँ जिन्हें सेना और सरकार की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया है आज, ये इन अच्छाइयों को देखें, बारीकी से समझें कि वास्तव में आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये किया गया है। बहुत सारी अच्छाइयों की एक फेहरिस्त आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसे देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई इससे, इस योजना से देशभक्ति की भावना जगेगी। बेरोजगार युवाओं को 4 साल का अनुभव होगा, जो दूसरी नौकरियों में इसका अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस व दूसरी संबंधित सेवाओं में वरीयता मिलेगी आपको। केंद्र सरकार अग्निवीरों को सीआरपीएफ और अन्य जो जगह भर्ती करेगी। विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में वरीयता दे रही हैं। तकनीकी ट्रेनिंग, डिप्लोमा पढ़ाई आदि में इसका लाभ मिलेगा, जिससे कारपोरेट जगत में उन्हें लाभ मिलेगा। और 25% अग्निवीरों को पूर्णकालिक दर्जा दिया जाएगा, रिटेन किया जाएगा। इस योजना के इस्तेमाल में युवाओं को पढ़ाई और तमाम चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट, संयम, ट्रेनिंग, बहुत सारी बातें कही हैं। आप इनको समझिए और इनको आत्मसात कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। मंथन कार्यक्रम में इसीलिए हम इस चर्चा को, आरोप प्रत्यारोप की चर्चा कभी नहीं बनाना चाहते, ना बनाते हैं। हम चाहते हैं कि मंथन, मेरे कार्यक्रम का, के न्यूज़ के इस कार्यक्रम का नाम मंथन है, तो हम मंथन ही करने की कोशिश करते हैं। और जो पक्ष होते हैं उनसे, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनके जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं। हम सहयोगी, अपने सहयोगी से कहेंगे कि लगातार इस कार्यक्रम के दौरान ये जो अच्छाइयाँ हैं इस योजना की, वो लगातार चलाते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के युवा इसको देख सकें। सीधे बिलाल सब्जवारी के पास चलते हैं। बिलाल भाई, बहुत सारी अच्छाइयाँ हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इस योजना से राष्ट्रभक्ति जागेगी, राष्ट्रभक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और जो कारपोरेट जगत है, कारपोरेट जगत
में जब आप यहाँ से निकल के कारपोरेट जगत में नौकरी तलाशेंगे तो उसमें बहुत मदद मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि बड़ी वाइब्रेंट सेना तैयार होगी। बहुत ये तमाम सारी बातें बताई गई, लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा बिलाल भाई? देखिए दुर्गेंद्र जी, मामला बहुत ही संजीदा है और पेचीदा है। ये इतना आसान नहीं है जितना सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, और ये उतना उलझा हुआ है कि आप इसे जितना समझाने की कोशिश करेंगे ये उलझता चला जाएगा। देखिए, दरअसल इस योजना को हमें सामाजिक, आर्थिक और इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। क्या वजह है कि इस तरह की योजना लाई गई? दरअसल देश की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इतनी नाजुक दौर से गुजर रही हैं कि सरकार के पास फंड्स की कमी है। अर्थव्यवस्था पे इतना दबाव है कि सरकार के पास जो पेंशन्स होती है लोगों को देने के लिए, या नौकरी देने, जो लोगों को पैसा दे, उनकी वेतन देने के लिए जो पैसे की जरूरत है और जो प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत है, उसका पैसा नहीं है। बेसिकली आप देख रहे हैं निरंतर कि रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन रेट बढ़ा रहा है, और देश के अंदर जो मौजूदा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, और देश के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.78% चला गया है, और बुनियादी चीजों पर जो खाने पीने की चीजें हैं उनका इन्फ्लेशन रेट 8.8 चला गया है। रुपए की कीमत 78.54 चली गई है। ऑलमोस्ट 80 रुपीज हो जाएगा कुछ दिन के अंदर अगर हालात ही रहे। तो अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव है कि सरकार उस दृष्टिकोण से ऐसी योजना डिजाइन करना चाहती है जहां उसे लोगों को पेंशन देने से वो बच जाए। ये बेसिकली इसके पीछे पूरी इंटेंशन है। हो क्या रहा है देश के अंदर, जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं, इसके अंदर 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, और पिछले 10 साल से खाली पड़ी हैं। और आर्मी के अंदर ही जो भर्ती होती है सैनिकों की, उनकी ही संख्या में इस वक्त 3 लाख सैनिकों की कमी है। और अगर आप और गहराई से आप इसको देखें तो 2000 तक जो हर वर्ष इसके अंदर 80,000 सैनिक प्रति वर्ष सरकार भर्ती करती थी, वो 2014 तक 60,000 प्रति वर्ष रह गए थे। तो देश की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो हमें ये अलाउ ही नहीं करती कि हम इन सैनिकों का बोझ उठा सकें, खासतौर से उनकी पेंशन का बोझ उठा सकें। तो आपने ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन इंट्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये भूल गए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब 17 से 21 साल की उम्र का जो लड़का जो 10वीं और 12वीं क्लास की रेंज में होता है, वो जब आर्मी में जाएगा तो उसकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और 4 साल जाने के बाद आर्मी में जब वो वेपन्स की ट्रेनिंग लेगा तो मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझ जाएगा आर्मी का कि मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है। आर्मी जहां ट्रेनिंग देती है उसकी टॉपोग्राफी समझ जाएगा, और वो एक आधा अधूरा जवान होके निकलेगा। उसका 25% भाग जितना इनटेक लिया जाएगा, वो जो 75% जवान जो ट्रेनिंग लेके आएंगे आधी अधूरी, वो जब समाज में आएगा तो वो क्या करेगा? यही सवाल युवाओं को परेशान कर रहा है। हो सकता है देश के अंदर वो फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ लग जाए, हो सकता है वो किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाए, हो सकता है वो पान सिंह तोमर बन जाए। इस तरह की एक्सपेरिमेंट आर्मी में नहीं करने चाहिए। ये कोई मनरेगा जैसी रोजगार स्कीम नहीं है कि आप 100 दिन का रोजगार दे दें। ये आर्मी के अंदर जो रोजगार होता है वो भर्ती युवाओं के लिए एक राष्ट्र की बॉन्डिंग से जुड़ी होती है, जहां पर वो एक भाव लेके जाता है कि वो अपनी जान इस राष्ट्र पर निछावर कर देगा, कुर्बान कर देगा। लेकिन जब आप 4 साल बाद उसे बुला लेंगे तो उसका इस्तेमाल हो सकता है कॉरपोरेट घरानों के दरवाजों पर खड़े वो सैनिक मिले, और इनकी ट्रेनिंग आर्मी के खर्चे पर होती है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं।
इसके अंदर समाज के अंदर एक मिसहैंडलिंग हो सकती है। जो 4 साल आर्मी में रहेगा वो आर्मी की टोपोग्राफी से, आर्मी वेपन से, आर्ट्स की आर्टिलरी से वाकिफ हो जाएगा। वो कल को जासूस भी बन सकता है बेरोजगारी के चलते, वो आतंकवादी भी बन सकता है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ भी लग सकता है। तो सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे इंडियन आर्मी की जो डिग्निटी है वो खाक में मिल जाएगी। हिंदुस्तान की आर्मी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आर्मी में मानी जाती है, और जो चैलेंज हमारे सामने चाइना बन के खड़ा है, और एक सैनिक कम से कम 6 और 7 साल में तैयार होता है जब वो फील्ड में मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार होता है। और आप 4 साल के अंदर ट्रेनिंग देके, आधी अधूरी ट्रेनिंग देके उसे बुला रहे हैं। बिलाल साहब, ट्रेनिंग भी 6 महीने की है। आमतौर पर एक सैनिक जो है वो 9-10 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग पाता है, इसमें 6 महीने की ही ट्रेनिंग है, और उसके बाद ये 25% अटेंड करने के बाद बाकी बाहर जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये कारपोरेट जगत के लिए भी जो उनका भविष्य है वो खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम सेना को कारपोरेट जगत की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनके ट्रेनिंग सेंटर या उनके कौशल विकास केंद्र के नाम पर हम उसको सेना को डेवलप कर रहे हैं कि भाई ये कारपोरेट के लिए कौशल विकास योजना है कि भाई उनका कौशल सेना में डेवलप करो और कारपोरेट को सप्लाई कर दो भैया? थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब जानते हैं कि जब एक रिटायर्ड सैनिक जो पूर्णकालिक सेवा करके आता है तो तमाम जो अधिकारियों को, सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस दिया जाता है, तो बाध्यता होती है कि 90% वो रिटायर्ड सैनिकों को ही लेंगे, और उनकी तनख्वाह 28 से 30 हज़ार रुपया होती है। रिटायर होने के बाद पेंशन उनको अलग मिलती है। वो सुरक्षा एजेंसियों को बाध्यता होती है कि 28 हज़ार रुपया मिनिमम दीजिए। वो 90% उनको रिटायर फौजियों को लेना होता है और 10% वो बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, अब इनके हाथ में कई हज़ार आएगा, कुल तनख्वाह 30 हज़ार है। ये भी थोड़ा सा वेतन विसंगतियों को लेकर भी बड़ी समस्याएं हैं कुल मिलाकर। थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, ये कहा जा रहा है कि जो कम्बैट यानी बहुत लड़ाकू या बड़ी बेहतरीन किस्म के सैनिक आपको नहीं मिलेंगे। एक पहला ये सवाल है, क्योंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि आपको क्वालिटी सोल्जर नहीं मिलेंगे। आपको जो क्वालिटी है वो अर्धसैनिक बलों की तरफ जाएगी, पुलिस की तरफ जाएगी, क्वालिटी सैनिक आपको नहीं मिलेंगे, ये बात कह रहे हैं। दूसरा मेरे मन में सवाल आ रहा था कि भाई 10 लाख रोजगार की बात की गई, तो क्या पहले वो जब सेना में जाएंगे तो उस रोजगार की गिनती होगी, फिर वो उठा के उत्तर प्रदेश की पुलिस में या मध्य प्रदेश की पुलिस में जाएंगे तो फिर रोजगार नंबर 2, आदमी एक ही रोजगार 2? तो क्या इस तरीके से गणना की कोई योजना है? ये बड़ा मतलब अजीब सा मसला है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सवाल हो सकता है। जो विशेषज्ञता वाला सवाल ये है कि क्या सेना की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी इससे? और जैसा कि बिलाल साहब कह रहे हैं कि भाई इसके खतरे बहुत सारे हैं, तो आप क्या मानते हैं? देखो, हमारे जो सिस्टम है आज तक जो अंग्रेज बना गए थे उस सिस्टम से हम चल रहे हैं, हमारी फौज, और वो सिस्टम इतना कारगर सिद्ध हुआ कि विश्व में आज भारतीय सैनिक का डंका बजता है। डरते हैं लोग कि उसके जज्बे से डरते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि कारगिल में ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है और गोली चला रहा है और नीचे से आर्मी उन पहाड़ियों में चढ़ती जा रही है, मरते हुए चढ़ती जा रही है। ये जज्बा क्या ये 4 साली सैनिकों में होगा? जैसे, क्योंकि वो तो अस्थिर माइंड होंगे, वो तो केवल ये सोचेंगे कि हम तो 4 साल के लिए आए हैं। वो तो शायद है कि अपने सीनियर की भी गंभीरता से न सुने, क्योंकि हमने देखा है अपनी लाइफ में कि जो हमारे साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी होते थे वो 7वीं 8वीं साल से अनकंट्रोल हो जाते थे। वो चेस खेलते थे, ताश खेलते थे, दारू पीते थे, उनका ध्यान खत्म हो जाता था। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग होते थे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम होता कि 2 साल में मैंने चले जाना है, और वो उनका ध्यान होता था मैं बाहर कहाँ नौकरी लगूंगा। और चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको HR में अच्छे जॉब मिले, उनका भविष्य। लेकिन बेचारे गरीबों के बच्चे, ये गरीबों के बच्चों के लिए तुम इतना बड़ा खेल खेल रहे हो। इसलिए गरीब का बच्चा बोल रहा है मेरे को आश्वस्त करो कि मेरी नौकरी परमानेंट होगी कि ये 4 साल नौकरी होगी। तुम्हारे वादे देखिए, अगर आप 23 में 4 साल वालों को भर्ती करते हो तो 27 में जब ये बाहर जाएंगे और जो रेगुलर सर्विस करते हुए फौजी, क्योंकि जो 15 साल 16 साल की सर्विस करके बाहर आएगा, और वो उसको तुम क्या तवज्जुह नहीं दोगे?
तुम क्या ये इन अग्निवीरों को तवज्जो दोगे कि मेरी पुलिस में भर्ती हो जा? आज हम सैनिकों को त्राहिमाम पुलिस में भर्ती होने के लिए जगह नहीं है। सरकारों ने वैसे भी अपने जो संस्थान है वो ऑलरेडी अडानी अंबानी को हैंड ओवर कर दिए हैं। अब अडानी अंबानी की कॉर्पोरेट सेक्टर के सिक्योरिटी गार्ड की अगर ये ट्रेनिंग हो रही है तो देश को खतरे में डाला जा रहा है, बहुत बड़े खतरे में। कृषि कानून देखा था हमने, वहां पे भी पहले अडानी जी के स्टोर बन गए थे और सब किसानों को बोला गया कि कृषि कानून तुम्हारे हित में है, और बाद में बोला जा रहा है कि शायद तुम समझ नहीं पाएगी कृषि कानून में यही। ठीक बात है। पंकज त्यागी जी, बहुत सारे लोगों को आपने सुना। कुल मिलाकर क्या इतना ज्यादा आर्थिक संकट है कि हम अपने सैनिकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो देश के बड़े नेताओं को यह कह देना चाहिए कि हम 1 जून भोजन नहीं करेंगे, पूरे देश को आह्वान करें। मुझे लगता है देश के बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं अपना नेता। जैसे गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, उस तरह मोदी जी क्यों नहीं आते कि भाई ठीक है हमारा आर्थिक संकट है। भाई फौज में अगर आपको सैनिकों के पेंशन देने के पैसे नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो बड़ी समस्या आ जाएगी। और दूसरा मसला जो थपरियाल जी ने अभी उठा दिया कि भाई जो रूटीन 14 साल में 15 साल में जो सैनिक रिटायर होकर आ रहा उसको तो नौकरी है नहीं, वो तो कहीं फैक्ट्री के बाहर गार्ड बना खड़ा है, जबकि उसका भी तो अधिकार है पुलिस में भर्ती होने का। तो अब जब डबल लोड होगा तो योगी जी कहां से दे पाएंगे, धामी जी कहां से दे पाएंगे, शिवराज चौहान और खट्टर जी कहां से नौकरी दे पाएंगे? त्यागी जी देखिए, मोदी जी आप जानते हैं कि सेना के प्रति कितने समर्पित रहते हैं। हाँ, सभी को पता है, सभी को पता, हम सबको पता है ये बात। वो हर त्योहार उन्हीं के साथ मनाते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने जो कुछ भी सोचा है मेरे प्यारे भाइयों के लिए सोचा है, मेरे फौजी भाइयों के लिए सोचा है। और ये जरूर है कि अभी समझ नहीं पा रहे हैं हमारे भाई, लेकिन एक समय आएगा जब वो समझेंगे तो उनको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। और जैसे बिलाल भाई ने कहा, बिलाल भाई मैं एक बात कहता हूं कि हमारे देश की सेना, हमारे देश का फौजी सबसे ऊपर है, प्रथम है। ये तो थपलियाल साहब भी कह रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं ये फौजी रहे हैं, और ऐसी भूमि से आते हैं उत्तराखंड से, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जज्बा है, इसीलिए हमारा सैनिक कारगिल में 50 लोगों को पीछे कर देता है। मेजर शैतान सिंह का किस्सा आपने सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि वो अकेले बचे थे और उन्होंने भेड़ों के गले में घंटी और वो टार्च बांध दी थी, और ऐसा लग रहा था 50 भेड़ें दौड़ा दी, अगर ऐसा लग रहा 500 सैनिक आ रहे हैं, और मेजर शैतान सिंह ने अकेले ही पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। तो इस तरीके के वीर क्या अब्दुल हमीद को पैदा कर पाएंगे? क्या मेजर शैतान सिंह जैसे लोगों को पैदा कर पाएंगे हम? यही बड़ा सवाल है। देखिए भाई जी, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमारे आदरणीय त्रिपाल साहब भी फौजी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं। और देखिए, फौज का तो एक, मैं कहता हूं सबसे ऊपर एक अलग ही उनका कैडर है, उससे मैं भी नहीं मेल खा सकता, उससे कोई मेल नहीं खा सकता सिविल वाला आदमी। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारा देश ऐसा देश है जो हमेशा वीरों से भरा रहा है, भरा रहेगा और भरा हुआ था। इसलिए आज हमारे देश की सेना प्रथम है, और हमारा वीर और जो हमारे अग्निवीर बनेंगे, इनमें से बहुत सारे बच्चे हमारे फौजी भाई आगे तक जाएंगे। देखिए, इस समय जैसा समय चल रहा है, देश को चारों ओर की वो देखते हुए फौजी भाइयों की बहुत जरूरत है। और जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा, त्रिपाल भाई साहब ने, कि फौजी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है, ना बिजनेसमैन से है, ना अंबानी से है, ना अडानी से है, ना किसी नेता से है। फौजी हमेशा ऊपर था, है, रहेगा। बस कुछ नेता, मैं अब बड़े आदरणीय त्रिपाल साहब से बताऊंगा कि कुछ नेता उनको भड़का रहे, ये चीज गलत है। और भाई आपने योजना बनाने से पहले उन नेताओं को तार करके बता दिया था क्या कि हम योजना बना रहे हैं, आप भी योजना बना लो? क्या देखिए, ऐसा तो नहीं किया था आपने? कोई नेता इन युवाओं का नेतृत्व करने गया वहां से? भाई जब युवा भड़क रहा है, परेशान है, तो नेता ट्वीट करके कहेगा भाई सरकार विचार कर ले। कौन सा नेता इनका अगुवाई करने गया है? या आपने इनको बता दिया था कि भाई मैं योजना लेकर आ रहा हूं, जरा आप भी अपनी योजना पे लग जाओ और सरकार के मोदी जी की निंदा करो?
अच्छा, तो आप एक बात बताएं, आग लगाने से क्या मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये हमारे देश के युवा हैं, हमारे आपके बेटे हैं, ये आतंकवादी नहीं है। ठीक है, उन्होंने गलती की है, आग लगाई, मैं कंडेम्ड करता हूं इस मंच से। के न्यूज कतई बार बार मैं इन छात्रों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आग मत लगाइए। ये किसी मोदी जी की संपत्ति नहीं है, ये किसी योगी जी की संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति पे आग मत लगाइए, ये बार बार मैं कह रहा हूं। सुनिए, जैसे बिलाल भाई ने कहा कि वो आएंगे, आतंकवादी बनेंगे, उग्रवादी बनेंगे। नहीं बिलाल भाई, ऐसी नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए। बिलाल भाई नहीं कह रहे हैं, बिलाल भाई तो कह रहे हैं, उन्हीं में से एक दो चार लड़के कह रहे हैं, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि बहुत मानसिकता गड़बड़ हो जाएगी। और इससे कौन इनकार कर सकता है? कौन किसके दिल में बैठा हुआ है? आप 100% ना आप गारंटी ले सकते हो, ना हम ले सकते हैं, ना कोई नेता ले सकता है। किसकी गारंटी? जो फौज में नौकरी कर रहे हैं वो जासूसी करते पकड़े जाते हैं, वो पाकिस्तान के लिए फौज में रहकर जासूसी करते हैं, ऐसा थोड़ी कहीं। आप मेरी बात सुनिए जी, तो फरमाइए फरमाइए। ऐसा सोचना ही क्या कि वो आतंकवादी बनेंगे या उग्रवादी बनेंगे? क्या मेरे देश आप के शब्दों को मत पकड़िए। आप एक पहलू है, ये एक पहलू है जो छात्र कह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए सकारात्मक। अगर कुछ इन छात्रों को बता सकते हो त्यागी जी तो कृपा करके बताइए, प्रार्थना है आपसे। मैं केवल इतना कहूंगा कि उनका भविष्य अंधेरे में नहीं है। 100 बातों की एक बात, ठीक है, उनको समझना चाहिए, उसको समझें, और अगर उन्हें कुछ लगता है दिक्कत है तो उसके बारे में बात करें, ना कि किसी नेता के कहे में आके या किसी उसके कहे में आके ये कोई गलत हरकत ना करें, ना समाज के लिए, ना अपने लिए, ना समाज की संपत्ति के लिए। हाँ, अगर उन्हें कुछ लगता है तो उसके बारे में ठीक बात है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने उन छात्रों से निवेदन किया था कि इस तरीके की जो आप बातें कर रहे हैं कि फांसी लगा लेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, जीवन का अंत यही नहीं है। आप एक युवा हैं, आप अपने माथे पर ये कलंक मत लगाइए कि कहीं आपने किसी की दुकान लूट ली, आग लगा दी, सरकारी संपत्ति है, किसी नेता की संपत्ति नहीं है, आपकी अपनी है, आपके पिता की संपत्ति है। ये मानकर देश की संपत्ति के साथ सलूक कीजिए। आदित्य पाठक पटना से जुड़ गए हैं। आज बिहार के कई शहरों में जबरदस्त बवाल हुआ है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है और तमाम बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आदित्य पाठक, बिहार की नब्ज क्या है, क्या टेम्परेचर है वहां का? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए सर, मैं अगर बिहार की मैं बात करूं तो लगातार बिहार के कई जिलों में जो है छात्रों ने उग्र होकर जो है प्रदर्शन किया है इसके खिलाफ, और तमाम तरह की जो रोडवेज थी, इसके अलावा जो है जो रेल थी उन्हें जो है रोका गया है। इसके अलावा कहीं जगह पे जो है भारी भयंकर जो है वो प्रदर्शन भी जो देखने को मिला है। रूप से यह कहना है कि सरकार ने जो यह योजना कहीं ना कहीं जो है लागू की है, यह जो है बिल्कुल तरह से जो है हमारे लिए फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। इससे हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं में जो है अधर में लटकेगा। और लगातार सर एक बात कही जाए तो जिस तरह से बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली होती थी, उसी तरह जो है अब सेना में जो है बहाली वाली ये तीन साल वाली जो है प्रक्रिया जो है आ गई है। और कहीं ना कहीं युवा जो है इससे संतुष्ट नहीं है और लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जी ठीक है आदित्य पाठक। बिलाल साहब, आदित्य पाठक कह रहे हैं कि भाई यूपी बिहार और उत्तराखंड, यहाँ से बहुत सारे सैनिक जाते हैं देश में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत तादाद में। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से घर घर आपको शाम को, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकल जाएंगे तो आपको शाम को अंधेरे में रात 8 बजे तक नौजवान दौड़ते मिलेंगे। पूछोगे भाई क्यों दौड़ रहे हो तो कहेंगे फौज में जाना है। यही हाल उत्तराखंड का है। एक नौजवान अभी बता रहे थे कि 4 जोड़ी जूते घिस गए हैं दौड़ दौड़ के। अब जब जूते के पैसे घर वालों से मांग रहे हैं तो वो जूते मार रहे हैं। अब इससे ज्यादा और पीड़ा क्या हो सकती है? बिलाल साहब, एक क्या सल्यूशन होना चाहिए? कैसे ये पेच फंसे? बहुत उलझ गया है, बहुत पीड़ादायक ये दृश्य है। दुर्गेंद्र जी, एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने बात कही थी आपसे, उसको हमारे जो आर्मी पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उन सब बातों को एंडोर्स किया है। दरअसल अगर आप डाटा की बात करें तो देश के अंदर हर साल 1 करोड़ युवा आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करता है और जिसके अंदर से लगभग 1 लाख के तकरीबन
युवा लिए जाते हैं आर्मी के अंदर, जिसकी भर्ती पिछले 2 साल से रुकी हुई है। तो ये प्रेशर डे बाय डे बिल्डअप हो रहा था। युवाओं का अपना एक सपना होता है आर्मी में जाने का। हम गांव देहात के लोग हैं, जहां गांव देहात के बेल्ट से आते हैं, जहां आप देखें सुबह को युवा दौड़ते मिल जाएंगे, चाहे वो जाटों के लड़के हों, चाहे हमारे किसान भाइयों के लड़के हों, चाहे वो हरियाणा में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, पंजाब से भर्ती होती है, उत्तराखंड से भर्ती होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भर्ती होती है। तो यहाँ के युवा सुबह को दौड़ते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक जुनून होता है और एक देश के प्रति प्रेम होता है, और इनकी एक कल्पना होती है कि जो छोटे किसान होते हैं, जो 5 बीघे किसान, 8 बीघे के किसान, 10 बीघे के किसान, उनकी एक कल्पना होती है कि हमारा बच्चा आर्मी में जाए और वो वहां पे जाके सेटल हो जाए, उसकी शादी हो और वो घर में दुल्हन लाए, और जो घर का राशन पानी है वो छोटी खेती के माध्यम से पूरा हो सके। लेकिन जिस तरह से ये झटका दिया गया है, ये हमारी देश की आर्थिक परिस्थितियों को बताता है कि देश की आर्थिक परिस्थितियां क्या है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो पर डे का औसत है, जो इंटरनेशनल बैंक से हम लोन लेते हैं, वो 4000 करोड़ पर डे का औसत है जो हम इंटरनेशनल बैंक से लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब 35 लाख के करीब जनसंख्या है, लेकिन देश पर जो कर्जा है वो 1,54,000 करोड़ डॉलर का है। उसका औसत पर व्यक्ति 1 लाख रुपए आता है। हिंदुस्तान के अंदर रिजर्व बैंक जो 21-22 के अंदर सरकार को डिविडेंड देता था, जो उसका एस्टीमेट था वो 80,000 करोड़ का था, लेकिन इस साल रिजर्व बैंक कुल 30,000 करोड़ ही दे पाया। ठीक बात है, ठीक बात है बिलाल साहब। कुल मिलाकर जो आर्थिक दबाव है, तो अपने लोगों को बता दो भाई कि भाई आर्थिक दबाव है और चीज़ों को हम इस तरीके से करना चाहते हैं। अपने लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी योजना को उसकी तमाम, अगर कहा जाए कि भाई आप अच्छाइयाँ बताइए, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारी ठोस जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की गई, लेकिन युवा मान नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे भाई गांव-गांव बदलाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कह रहे मेरा जीवन कैसे बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। एक दुखद खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक से। वहाँ सचिन नाम के एक छात्र ने, जो फौजी बनने का उसने सपना संजो रखा था, अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। जैसा हमारे सहयोगी प्रिंस जायसवाल बता रहे थे कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। ये बहुत बुरी खबर है, बहुत दुखद खबर है, बहुत पीड़ादायक खबर है निश्चित तौर पर। प्रिंस जायसवाल, और क्या जानकारी है इसके बारे में? तो बताना चाहता हूं कि जो सचिन है वो हरियाणा का रहने वाला था। वो कहीं ना कहीं लगातार सुबह 3 बजे 4 बजे, यानी लास्ट टाइम उसकी 4 बजे थी, उठ के रनिंग करना, भागना, एक सपना जो था उसका, यानी इंडियन आर्मी में जाने का। और वो जो वर्दी पहन के जो गर्मी आती है, वो जोश आता है इस भारत माँ की जयकारे लगाने के लिए, और सर पे वो कफन बांध के चलते हैं कि इस भारत में जब तक हम यहाँ पे जिएंगे तो चैन के नींद नेता और जनता सोएगी। यही एक कल्पना आज रह गई कि आज युवा, एक सचिन नामक को मैं पूर्ण जो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उस युवा को जिसने आर्मी में जाने से पहले ही अपना बलिदान दे दिया। बहुत दुखद, बहुत दुखद। बहुत शुक्रिया प्रिंस जायसवाल, बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक। मैं इसे बहुत दुखद मानता हूं, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत दुखद मानता हूं। उसके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं बहुत दुखद है, बहुत बहुत दुखद घटना है। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। पंकज त्यागी जी बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब नहीं जोड़ पाए, उनका भी शुक्रिया। पीसी थपलियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल सब्जवारी और आदित्य पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो भविष्य का अग्निपथ है, उस अग्निपथ पर एक अभी जो खबर आई हरियाणा से, एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ये अग्निपथ, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इस देश के जिम्मेदार लोगों से इस बात को कहते हैं कि एक जान अभी गई है, जल्दी से इसकी अच्छाइयाँ बताइए, युवाओं को कन्विंस कीजिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाइए। हम सब भी समझा रहे हैं, आप भी समझाइए। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे। आज सुबह से मैं देख रहा था
पूरे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, हर तरीके के मीडिया पर कि जुमा और बुलडोजर, इससे बड़ी खबर कोई नहीं दिख रही थी मुझे। बीच बीच में ये आगजनी की घटनाएं ये सब हो गई तो उस खबर पे आ गए, लेकिन जुमे से बड़ी कोई खबर नहीं होगी। ऐसा लग रहा है हम कल पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं, इतनी तैयारी। बुलडोजर, जगह जगह सुरक्षा बल, तरह तरह के नेताओं के बयान, पुलिस अधिकारियों का बयान। आजकल पुलिस अधिकारी भी नेता हो गए हैं, वो भी अपने ट्विटर पर ये लिखने लगे हैं कितने हिंदू गिरफ्तार और कितने मुसलमान, ये भी बताने लगे हैं। वो भी नेता हो गए हैं। लग रहा कि वो भी हिंदूवादी नेता की तरह हरकत करने लगे हैं। कई पुलिस अधिकारी भी, उनको लगने लगा कि भाई अब इसमें बाइफरकेट करके नौकरी बढ़िया चल जाएगी। तो इस तरीके के तमाम दावे प्रतिदावे, गश्त और इस तरीके के दृश्य तमाम देखने को मिले। गाजियाबाद की ये तस्वीर है। गाजियाबाद में यहाँ पर जो गश्त कर रहे थे पुलिस वाले, बुलडोजर लेकर साथ में घूम रहे थे कि भाई अगर कुछ गड़बड़ किया आपने तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। गाजियाबाद की यह तस्वीर है। देखिए और विचार कीजिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। जुमे की नमाज है, मालिक को याद करने का खास दिन है। इस दिन ऐसा माहौल क्यों? जिन लोगों ने ये हरकत की पिछले दिनों, उनकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो लोग जबरदस्ती माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, बनाने से मुराद ये है कि जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश के सबसे बड़ी हितैषी वही हैं, उनकी भी हम निंदा करते हैं। देश हम सब का है, हिंदू का है, मुसलमानों का है, सिख का, ईसाई का है। हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। लोग कहते हैं, आजकल एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि सेकुलरिज्म आजकल हंसी वाला जुमला हो गया है। गंगा जमुनी तहजीब अब सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। नहीं, हम मानते हैं कि आज भी भारत में गंगा जमुनी तहजीब है और सेकुलरिज्म जिंदा है, क्योंकि जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं वही सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है